हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेडियोल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट 2। ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट 1 मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस किस कॉजेटिव एजेंट के कारण होता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है और क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी कि ट्यूबरकुलोसिस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके किस तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट रहेगा और क्या कंट्रोल और प्रिवेंशन होगा, ये मैं आपको बताऊंगी इस वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स की कि कितना टाइप का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये 2 टाइप का हो सकता है। पहला है पल्मोनरी टीबी, यानी कि लंग्स जिसमें इन्वॉल्व हो, वो पल्मोनरी टीबी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़, मतलब जिसमें लंग्स इन्वॉल्व ना हो बट आपकी बॉडी के अदर लोकेशंस इन्वॉल्व हों। पल्मोनरी टीबी में आते हैं प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, मिलियरी टीबी और पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, जिसका हम जो क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, जिसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अब हमको बात करना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ के क्या क्या साइट्स हैं और उन साइट्स पर होने पर आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो साइट्स ये कुछ 6 हो गई हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स में है, सीएनएस में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, आपके यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है, बोन और जॉइंट में हो सकता है और पेरिकार्डियम में भी आपको ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है। तो अब इन सब में मिलाकर क्या आपके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है लिम्फेडिनाइटिस। लिम्फेडिनाइटिस के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है आपको लिम्फ नोड्स में हुआ है ना। मेनली लिम्फ नोड में कौन सा होगा, चलिए जानते हैं। तो जो लिम्फ नोड पर इन्फेक्शन है वो मेनली किस किस लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, वो कर सकता है अफेक्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को, मीडियास्टिनल, एक्सिलरी और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स को वो अफेक्ट कर सकता है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ है। इसके अंदर और क्या कंडीशन रहेगी कि मतलब जो आपको क्लिनिकल फीचर्स है उसमें क्या मिल सकता है कि आपको नाइट स्वेट हो सकता है, फीवर इसमें आ सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको सुप्रा क्लेविकुलर जो आपकी जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन, उसके जस्ट ऊपर आपको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा जो नोड्स उभर के जो आती है ऊपर की तरफ, वो नोड्स आमतौर पर पेनलेस होती है और इनिशियली वो मोबाइल होती है बट धीरे धीरे वो हार्ड होने लगती है। अगर इस कंडीशन में आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपके बॉडी में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है। तो ये कहानी हुई लिम्फेडिनाइटिस की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीएनएस डिजीज़ की कि अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन सीएनएस में है तो क्या होगा। सबसे मेन चीज़ आपको क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस है, इट मीन्स ये बहुत ही फैटल होने वाला है। फिर इसके बाद इसकी मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो 30% है। मोर्टेलिटी रेट्स यानी हम कह सकते हैं रेट्स ऑफ डाइंग। और अगर सर्वाइवर मतलब बच गया है कोई पेशेंट, इसमें सर्वाइवर है वो, तो उसके बाद उसको न्यूरोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं कई सारे। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में नाइट स्वेट, फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, इलियक फोसा मास, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है। इलियक फोसा मास में क्या होगा कि जो कुछ उभर के आने लगता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स में क्या हो रहा था, नोड स्वेल हो रही थी और बाहर से दिखने लगी थी, कुछ ऐसा ही आपको एब्डोमेन पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस करते हैं तो पता चलता है कि जो बॉवल वॉल है वो काफ़ी थिक हो गई है, असाइड फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही सकते हैं, और क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन बहुत सीवियर होता है इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा जेनाइटो यूरिनरी डिजीज़। जेनाइटो यूरिनरी डिजीज़ के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों ही इन्वॉल्व है। इस कंडीशन में क्या होता है, फीवर और नाइट स्वेट्स तो रेयर होते हैं, इतने नॉर्मली नहीं होते हैं। बाकी इसके अलावा हेमेट्यूरिया हो सकता है। हेमेट्यूरिया मतलब ब्लड का प्रेजेंस इन द यूरिन। डिसयूरिया हो सकता है। डिसयूरिया मीन्स हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। स्टेराइल पायूरिया, पायूरिया मतलब होता है पस इन द यूरिन। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि वुमेन में इनफर्टिलिटी हो सकती है
पेल्विक पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। अब ये इनफर्टिलिटी कैसे हो रही है? इनफर्टिलिटी इसलिए हो रही है क्योंकि जो यूट्रस वॉल्स हैं, मेनली आपका जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। उसके स्वेलिंग के कारण जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है विमेन में। तो ये कहानी हुई जेनेटो यूरिनरी डिजीज़ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन एंड जॉइंट डिजीज़ के बारे में। बोन और जॉइंट डिजीज़ में आपको मेनली जो देखने को मिलता है वो होता है पॉट्स डिजीज़। पॉट्स डिजीज़ को हम ट्यूबरक्युलर स्पॉन्डाइलाइटिस भी कह सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। इसमें मतलब ये किसको मेनली इन्वॉल्व करता है? एक थोरेसिक और दूसरा लंबर स्पाइन को ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व करता है। इनिशियली आपको डिस्काइटिस होगा, जो डिस्क रहती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो कंडीशन है बहुत ख़राब होती जाएगी और उसके बाद ये काइफोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मतलब पेशेंट को काइफोसिस भी हो सकता है इसके कारण से। और इनके अलावा उनको बहुत ही सीवियर बैक पेन भी रहेगा। दूसरी चीज़ आती है, यानी कि इसमें लास्ट चीज़ आएगी हमारी पेरिकार्डियल डिजीज़। पेरिकार्डियल डिजीज़ नाम से समझ में आ रहा है कि जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें दो फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है। पहली फॉर्म है पेरिकार्डियल एफ्यूजन और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियल एफ्यूजन का मतलब होगा कि जो पेरिकार्डियम है वो एक लेयर है, हम जानते हैं। तो उन लेयर्स के बीच में क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण क्या पड़ेगा, आपका वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ की मसल्स हैं वो अपने आप ही इन्फ्लेम्ड होने लगेगी। मीन्स अपने आप नहीं, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेम्ड होने लगेगी और वो प्रेशर बढ़ाएगी। और कंबाइन इनके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, जगुलर वेन का प्रेशर बढ़ेगा, कैल्सिफिकेशन होगा पेरिकार्डियल, इसके अलावा पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको स्पेसिमेन की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिमेन के लिए आप कहाँ से सैंपल लेंगे? अगर पल्मोनरी टीबी है आपके पेशेंट को तो स्पुटम लिया जा सकता है, गैस्ट्रिक वॉशिंग ली जा सकती है और इसके अलावा आप ब्रोंकियल वॉशिंग भी ले सकते हैं। मीन्स क्या करेंगे, इसमें जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उनके थ्रू ट्यूब्स अंदर जाएगी और वहाँ से फ्लूइड इकट्ठा करके ऊपर उससे लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसमें आप फ्लूइड ले सकते हैं, जो स्पेसिफिक लोकेशन है आपकी, जो भी मान लो लिम्फ नोड्स वगैरह से आप फ्लूइड ले सकते हो, या बायोप्सी करें। बायोप्सी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, टिश्यू का एक पार्ट ले लेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से लगाए जाते हैं? जो कॉमनली हम जानते हैं उसका नाम है ट्यूबरक्युलिन टेस्ट। ट्यूबरक्युलिन टेस्ट क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है उसके हाथ पर एल्बो के पास में क्या किया जाता है, ट्यूबरक्लिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जिस पेशेंट को ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो चुका होता है तो ट्यूबरक्लिन का इंजेक्शन उसकी बॉडी में जाने पर उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कारण वहाँ पर रैशेस बन जाते हैं और उन्हीं रैशेस से पॉजिटिव टेस्ट का कंफर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है स्टेन्स। स्टेन्स में दो हो जाएंगे, ज़ील एंड नेल्सन टेस्ट और दूसरा हो जाएगा ओरामाइन फ्लोरेसेंस स्टेन। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन भी किया जा सकता है, जो आमतौर पर ज़्यादातर इन्फेक्शंस में किया जाता है। कल्चर भी किया जा सकता है और इसके अलावा किसी स्पेसिफिक एम्पेरिकल एंटी टीबी ड्रग का रिस्पॉन्स भी देखा जा सकता है, जैसे कि रिफेम्पिन का देख सकते हैं, आइसोनियाज़िड का देख सकते हैं। तो इस तरीके से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं ये सारा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जिनको टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पर उनको सीधा सीधा यूज़ ना करके उनका एक मल्टी ड्रग थेरेपी बनाया जाता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत ही जल्द अपने बॉडी के अंदर चेंजेस करके रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अगर आप उसको एक ही तरीके का ड्रग देंगे तो वो जल्दी ही क्या करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और उसके बाद में उस पर उस स्पेसिफिक दवा का कोई असर नहीं होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, आप उसको रोज़ाना डांटते हैं, एक दिन उसको असर पड़ेगा, 2 दिन उसको असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप रोज़ाना ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन उसके ऐसा हाल होगा कि उसको उस डांट का कोई असर ही नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन दवाइयों का, इन ड्रग्स का फेर बदल करके अलग अलग क्वांटिटी में देना एक MDT फॉर्म करता है और वो जो कोर्स है वो पेशेंट को दिया जाता है
फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन, कि वो क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको कोर्स दिया जाता है। तो अगर आपको ये वाली कंडीशन, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको समझ आए कि 3 महीने का कब देंगे, 9 महीने का कब, 6 महीने का कब और कैसे कैसे देंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वैक्सीनेशन की, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल या प्रिवेंशन ऑफ टीबी की। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो प्रिवेंशन के लिए BCG वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। BCG यानी बैसिलस कॉमेट-गुएरिन। इस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है टीबी को रोकने के लिए, बट इसका जो असर होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अडल्टहुड आने तक ख़त्म हो जाता है, बाकी बचपन में रहता है। इसके बाद डॉट सेंटर्स बनाए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट है तो उसको डायरेक्टली डॉट सेंटर भेजा जाता है। डॉट सेंटर यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी सेंटर्स, जहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व उनको किया जाता है कि अगर 6 महीने का कोर्स किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया तो क्या वो पूरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर रहा है, क्या उसने बीच में छोड़ा तो नहीं, उसने एक भी दिन मिस तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली ऑब्जर्व की जाती है और तब जाके पेशेंट ठीक होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसका जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखनी है या आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पसंदीदा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।